Jai Hind everyone. So this is Shrey Chaudhary and I am back again with few more questions of NEET 2022. The questions we are going to discuss today is from NEET 2022. So let's start with the very first question, that a biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is. इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 दिया गया है, तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू गो फॉर द फॉर्मूला दैट power is equals to 1 upon f is equals to mu 2 upon mu 1 minus 1 in brackets 1 upon r1 minus 1 upon r2. This formula is basically termed as lens maker's formula. इस फॉर्मूले को लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोकल लेंथ निकाल लें तो फोकल लेंथ की हेल्प से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। 1 अपॉन f will be equals to mu 2 is given 1.5 upon 1 minus 1 in brackets r1 is 20 minus in brackets minus 20. We have kept the sign convention. हमने साइन कन्वेंशन को रखा है। R1 जो कि कन्वेक्स लेंस के राइट साइड पे लाई करता है उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, और R2 जो कि कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में लाई करता है उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। हेंस द वैल्यू विल बी 1 अपॉन f is equals to 0.5 in brackets, again in bracket it will be 1 upon 20 plus 1 upon 20. Hence the value of 1 upon f will be 0.5 in brackets 2 upon 20, that is 1 upon 10. Hopefully इतनी बात सबको समझ में आई होगी। So finally 1 upon f equals to 0.5 upon 10. इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 5 upon 100. This is the answer we got. Okay. Now, चूंकि पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास P is equals to 1 upon f, तो 1 upon f की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 upon 100 आ रही है। और पावर के लिए अगर हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो 100 upon f इन सेंटीमीटर्स, ये हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। हेंस यहाँ पे जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 डायोप्टर। यहाँ पे जो पावर की वैल्यू आएगी डेट विल बी 5 डायोप्टर। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disc about its diameter. तो हमें यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से लाई करता है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो कि हमारे क्लास 11th का चैप्टर है। एंड आई थिंक ये चैप्टर नंबर 7th होना चाहिए। इट्स द 7th चैप्टर। Okay, so from this chapter there are numerous number of formulas are there. हर अलग शेप के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें उन सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला अगर आप एक पेज पे लिख लेते हैं और पहले उन फॉर्मूलेस को मेमोराइज करते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स बेटर सॉल्व होंगे, आपको एक बेटर कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, सो होपफुली आप मेरे उस टिप को फॉलो कर रहे होंगे और हम लोग अब इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन हमारे पास सबसे पहले सेंटर के अक्रॉस थ्रू द एक्सिस जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डेट विल बी I इज इक्वल्स टू
mr²/2। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिस्क के लिए। अगेन हम बता रहे हैं, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी mr²/2। लेट मी ड्रॉ डायग्राम एज वेल। अगर हमारे पास ये डिस्क है, लेट इट बी, अगर हमारे पास ये डिस्क है तो ये हो गया हमारा एक्सिस, इसे हम z एक्सिस मान लेते हैं, इसे हम z एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। सो इसके अलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है सेंटर के अलोंग, ये हमारा सेंटर है, इसके अलोंग जो आया है ये है हमारा mr²/2। अब अलोंग द डायमीटर भी कहा है। अलोंग द डायमीटर जब हमारी बात होगी तो हमने डिस्क को इस तरीके से रखा, लेट इट बी, ये हमारा डिस्क हो गया। नाउ दिस इज आवर डायमीटर एंड दिस इज ऑल्सो आवर डायमीटर। ये हमारा x है और ये हमारा y है, ओके। और अगर देखा जाए तो z एक्सिस हमारा ये रहा होगा, दिस इज आवर z एक्सिस। सो z एक्सिस के अलोंग ऑलरेडी हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है। और ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ये हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को फॉलो करते हुए हम आई एक्स और आई वाई निकाल सकते हैं। अगेन हम कह रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को फॉलो करते हुए आई एक्स एंड आई वाई निकाल सकते हैं। हेंस हमारा जो डायमीटर के अक्रॉस वैल्यू आएगी, लेट इट बी आई एक्स, ये हमारी वैल्यू आएगी mr²/4। हमारे डायमीटर के अक्रॉस जो वैल्यू आएगी डेट विल बी mr²/4, okay। So now comparing the values, comparing these formulas with the radius of gyration formula। अब radius of gyration का formula क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। That is I is equals to mk²। This is the formula of radius of gyration। Now comparing this formula with individual values, okay, so let's compare, let us mark this as equation number 3, this one is equation number 1 and this one as equation number 2। हमने इक्वेशंस को मार्क कर दिया, ओके। कंपेयरिंग 1 with 3, कंपेयरिंग 1 and 3, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, mr²/2 is equals to mk²। m कट जाएगा और k की वैल्यू आएगी r/√2। ये हमारे k की वैल्यू आएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 क्या है, mk² के साथ, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है हमारा, इसके साथ हमने mr²/4 को कंपेयर किया। अगेन m कट जाएगा और k की वैल्यू आएगी r/2। लेट इट बी, इसे हम k2 मान लेते हैं और प्रीवियस स्लाइड में जो आया था उसे हम k1 मान लेते हैं। मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बस एक नंबरिंग किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया है, ओके। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे। रेशियो निकालना, बेसिकली हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर द रेशियो, ओके। टेकिंग रेशियो of equation 4 and 5, k1/k2 is equals to, k1 की वैल्यू हमारी आई थी r/√2 और k2 की वैल्यू हमारी आई थी r/2। ऑन रीअरेंजिंग दीज टू, हमें रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू √2:1। हमें रीअरेंज करने पे √2:1 मिलेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और एक स्टेप बढ़ा के प्रॉपर्ली सॉल्व कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तब किसी को ही प्रॉब्लम रह नहीं जाएगी। ये r और ये r हमारा कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 2/√2, इसे जब हम कट करेंगे तो √2:1, ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle between the electric lines of force and the equipotential surface। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 12 CBSE बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का है
और जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बना लें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखता कैसा है। अगर हमारे पास एक चार्ज है, लेट इट बी, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेंगी, हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेंगी और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड की तरफ होती हैं। सो जब हम इस सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ओके, हम किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें, लेट इट बी, ये पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेंस हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा ऑप्शन आएगा। ओके, अगेन हम कह रहे हैं ये हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए महज 10 सेकंड, एक क्वेश्चन अगर आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है तो बाकी बचे हुए 50 सेकंड आप किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर लाई कर रही हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल गैस undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 is, ये भी आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 11th CBSE। ओके, नाउ देखने वाली बात ये है कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं, ट्रस्ट मी 5 सेकंड भी नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर ये ग्राफ से याद है, ये क्लास 11th में थ्योरी में ये ग्राफ बताया जाता है, इस ग्राफ को बस देखेगा और टिक लगाएगा, शायद महज 1 या 2 सेकंड की बात है। सो अगेन हम कह रहे हैं कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स गो फॉर इट। सो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, दैट PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा एडियाबेटिक का इक्वेशन है। ओके, नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, differentiating the equation both the sides, differentiating the equation both the sides. Okay, so what we will be having, this is our equation number 1, this is our first function and second function. So mathematics का रूल लगेगा यहाँ पे differentiation का रूल लगेगा, multiplication का रूल लगेगा। So let's go for it. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function equals to 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर से हम कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉपी किया यहाँ पे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जो कि x टू द पावर n के फॉर्म में है, n x टू द पावर n माइनस 1 dx, प्लस सेकेंड फंक्शन को हमने कॉपी किया और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है dp अपॉन dv लाना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, p और v में ग्राफ, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है p और v का ग्राफ, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम,
रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये हमें निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो लेट्स गो फॉर इट. गामा पी v to the power gamma minus 1 equals to minus v to the power gamma dp upon dv. ये हमारी वैल्यू आई. v to the power gamma minus 1 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी गामा p इज इक्वल्स टू माइनस वी टू द पावर गामा dp अपॉन v to the power gamma minus 1 dv. ये जो v टू द पावर गामा माइनस 1 है, इसको हम यहीं पे रखते हैं और v टू द पावर गामा को हम नीचे ले आते हैं. तो गामा p विल बी इक्वल्स टू dp नेगेटिव साइन v टू द पावर गामा माइनस 1 डॉट v टू द पावर माइनस गामा dv. बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर. The value will be gamma p will be equals to minus dp v to the power gamma minus 1 minus gamma dv. ये और ये आपका कट जाएगा. सो बचा क्या? v to the power minus 1. सो gamma p equals to v to the power minus 1 को हम ऊपर ले गए, minus dp upon dv. Finally, gamma p upon v is equals to minus dp upon dv. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस dp अपॉन dv है. अगर माइनस dp अपॉन dv रहेगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऑलरेडी हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा. इट शुड बी लाइक दिस. इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है. और चूंकि माइनस गामा है, अगर हम dp अपॉन dv निकालते हैं तो इट विल बिकम minus gamma p upon v. If I write this according to this way, ये हमारा वे आएगा. ओके, सो आई होप आप चीज को फॉलो कर पा रहे होंगे. जहां हमारा माइनस dp अपॉन dv था, हम माइनस को राइट साइड ले गए और माइनस गामा p अपॉन v लिखा है. तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप बनेगा वो डीपर स्लोप बनेगा. और जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड का स्लोप जो है उतना डीप स्लोप नहीं है, जबकि सेकंड का स्लोप ज़्यादा डीप है. इसलिए सेकंड जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा. सेकंड विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. थर्ड के रेस्पेक्ट में सेकंड हमारा ज़्यादा सही ऑप्शन होगा. ओके, होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी. थैंक यू.